हेलो फ्रेंड्स, ओके जॉब्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम चौहान वंश पढ़ रहे हैं। अब चौहान वंश में क्या करेंगे दोस्तों, ये अंतिम शासक है अपने और सबसे बड़े शासक भी है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो इनके ये चौहान वंश के अंतिम प्रतापी शासक है दोस्तों। चौहान वंश की क्या है, अंतिम प्रतापी शासक है और अंतिम महान शासक भी है। और इनका जो शासन काल है दोस्तों, वो इनका जो जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में हुआ था। और जो जब ये शासक बन गए थे तो 11 वर्ष की उम्र में ही ये शासक बन गए थे। और 1177 में, क्योंकि इनके पिताजी जो थे, इनकी डेथ हो गई थी ईद में, और इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर था, माताजी का नाम कपूरी था। तो फिर इन्होंने जब 11 वर्ष में शासन संभाल लिया तो 11 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने क्या काम कर दिया, इनकी जो माताजी थी कपूरी देवी, उसने इनके संरक्षिका के रूप में काम शुरू किया। लेकिन 1180-82 के लगभग इन्होंने अपने आप को शासन पूरी तरीके से अपने आप में संभाल लिया और एक प्रधानमंत्री नियुक्त किए इन्होंने। उस वक्त जो पहले थे वो थे कदम्बवास, और कदम्बवास इनके अच्छे प्रधानमंत्री भी थे। देन इसके बाद में इनके सेनाध्यक्ष जो थे भुवन मल्ल करके थे, वो भी अच्छे थे। तो इनके आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। और दोस्तों, ये उस वक्त के भारत के सबसे प्रतापी शासक थे, इवन की चौहान वंश में नहीं, भारत के भी। हाँ, इनके समकालीन एक कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल, उनके बारे में कहा जाता है कि वो ये जो जयचंद गढ़वाल थे ये इनसे भी ज़्यादा प्रतापी थे। लेकिन क्योंकि इतना उनके द्वारा जो युद्ध था, क्योंकि ये जो पश्चिमी सीमा थी भारत की, उसी पे विदेशियों का ज़्यादा आक्रमण होता था। और वहीं से सामना किनका होता है, मोहम्मद गौरी से भी होता है इनका सामना। तो हम देखते हैं दोस्तों इनके बारे में, ये चौहानों का अंतिम और प्रतापी शासक, जो चौहानों का सबसे प्रतापी अंतिम शासक, सबसे प्रतापी एवं अंतिम शासक कहेंगे दोस्तों। क्योंकि क्या था कि ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा मतलब जो है था, इनमें प्रतापी थे एक तरीके से, युद्ध लड़ने की कौशल शैली जो भी थी, जितने भी चौहान शासक उनसे ज़्यादा यही थे। तो चौहानों का सबसे प्रतापी शासक और अंतिम सबसे प्रतापी शासक भी यही था। इनका जन्म जो हुआ था, जन्म 1166 ईस्वी में, विक्रम संवत कब हुआ था, ज्येष्ठ विक्रम संवत 1223 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, विक्रम संवत 1223 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो माताजी थी दोस्तों, इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर था और माताजी का नाम कपूरी देवी था। तो इनकी माताजी जो थी चालुक्यों की थी। तो इनका जो बचपन निकला था, चालुक्यों की राजधानी क्या थी दोस्तों, आप बताइए कमेंट में। चालुक्यों की राजधानी जो थी अनिल पाटन या अनिलवाड़ा का आ सकता है, जो गुजरात में है, वहाँ इनकी राजधानी थी। और वहीं से ये क्या करते हैं, वहीं पे इनका बचपन में बीता, जन्म भी इनका वहीं पर होता है। तो इनका जन्म जो है 1164 ईस्वी में, 1223 ईस्वी में कहाँ होता है, अहिनवाड़ में होता है, गुजरात में। अहिन अनहिलवाड़, या फिर हिल पाटन, यह भी कहा जाता है। यहां पर इनका जन्म हुआ था और इनका बचपन भी यहां पर ही बीता था दोस्तों। ये जो है अनिल जो पाटन है, ये कहां पर है, इसके बारे में, ये गुजरात में है वैसे। चालुक्यों की राजधानी यही है, चालुक्यों की राजधानी, चालुक्यों की राजधानी अनिलवाड़ा और अनिल पाटन जो गुजरात में स्थित है, यहां पर इनका जन्म हुआ था और यहीं पर इनका बचपन भी बीता था। इनके पिताजी का नाम जो था, पिता का नाम
सोमेश्वर। कभी पूछ लेते हैं दोस्तों, माता का नाम कपूरी देवी का नाम माता का नाम क्या था? कपूरी देवी था इनकी माता का नाम। और ये जो है इनकी संरक्षिका भी बनी थी बाद में। पृथ्वीराज की संरक्षिका। और यह भी कहा जा सकता है दोस्तों कि राजस्थान की प्रथम संरक्षिका बनी थी, क्योंकि इससे पहले कोई भी महिला जो है उन्हें शासन नहीं चलाया अपने बच्चे के नाम पे। इन्होंने क्या किया, अपने बच्चे जो पृथ्वीराज थे उसके नाम पर शासन चलाया था। तो यह भी कहा जा सकता है इनके बारे में कि यह जो है राजस्थान की प्रथम संरक्षिका थी। ये प्रथम संरक्षिका, यह भी इसके बारे में कहा जा सकता है और कहा भी जाता है दोस्तों। तो कौन थी वो थी कपूरी देवी। तो कपूरी देवी जो थी कौन थी? चालुक्य शासक जो था कुमारपाल, उसकी पुत्री थी। कुमारपाल, चालुक्य शासक कुमारपाल की पुत्री। शासक नीचे लेना पड़ेगा थोड़ा। की पुत्री, और शासक का नाम क्या था? कुमारपाल। इसकी पुत्री थी ये। कौन थी? ये कपूरी देवी। तो हमने देखा कि जो कपूरी देवी है ये चालुक्य शासक कुमारपाल की पुत्री थी। और यहीं से हमें जानकारी मिलती है कि राजस्थान की ये प्रथम संरक्षिका थी। तो दोस्तों इनके पिता का नाम सोमेश्वर था, माता का नाम कपूरी देवी था, राजस्थान की प्रथम संरक्षिका थी। अब यहां तक का इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो जाता है। देन इसके बाद देखें तो जो ये राजा कब बने थे? तो राजा बने थे 1177 ईस्वी में सिंहासनारोहण मतलब सिंहासन पर ये बैठ गए थे, राजा बन गए थे, है ना, 1177 ईस्वी में। और इन्होंने जो अपना प्रधानमंत्री बनाया था वो कदम्बवास बनाया था दोस्तों। कौन था इनका प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कह सकते हैं या मुख्यमंत्री कह सकते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। कदम्बवास। यहां कैमास भी नाम आ जाता है कभी कभी। और जो सेना नायक था, वो जो सेनाध्यक्ष था वो बनाया था इसने सेनाध्यक्ष भुवनमल। इसको इन्होंने सेनाध्यक्ष बनाया था। तो दोस्तों ये जो था ये एक इसके बारे में पृथ्वीराज चौहान जो थे इसके बारे में इंट्रोडक्शन हुआ है। कौन थे इनके पिताजी, कौन है इनकी माताजी थी, और इनके सेनाध्यक्ष कदम्बवास बने थे। कब शासक बने थे? 1177 में शासक बने। 1164 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी माताजी जो थी कपूरी देवी, ये जो थी ये चालुक्य शासक की पुत्री थी और पिताजी सोमेश्वर थे। फिर इसके बाद में देखें तो ये 11 वर्ष की अल्पायु में ही शासक बन गए। 11 वर्ष की अल्पायु में शासक बन गए। और फिर इनकी माता जो कपूरी देवी थी इनके द्वारा इनके शासन का भार संभाला गया था। अब जो है इनके राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो थे राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। राजनीतिक जीवन, पृथ्वीराज चौहान का राजनीतिक जीवन। दोस्तों जैसे ही 1177 ईस्वी में शासक बना
तो इसका जो कजन था एक तरीके से नागार्जुन, उसने विद्रोह करना शुरू कर दिया। विद्रोह का उपद्रव कह सकते हैं, विद्रोह भी कहेंगे, विद्रोही करते हैं हालांकि, तो विद्रोह करना शुरू कर दिया। और क्योंकि वो जो है नागार्जुन इससे बड़ा था, और वो एक तरीके से आप जानते हो कि अपने से छोटे को अगर शासक बना दें या कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दें तो ओबियसली दुख होगा। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि हम भी थे, अभी तो ये 11 साल का बच्चा को शासक बनाने की कहाँ जरूरत पड़ी हुई थी, हम ही थे, हम बड़े थे, हमसे पूछ लेते, हमें बना देते। तो उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो उसके शासनकाल में विद्रोह जब हुआ, चचेरे भाई जो नागार्जुन था उसका विद्रोह सबसे पहले होता है। तो चचेरे भाई इसका जो चचेरा भाई था नागार्जुन, चचेरे भाई नागार्जुन, चचेरे भाई नागार्जुन का क्या किया, इसने विद्रोह का दमन किया। चचेरे भाई नागार्जुन का दमन और विद्रोह, क्योंकि ये शासक बना ही था 1177 में, तो तभी कर दिया। विद्रोह तो हाथों हाथ ही करेंगे ना जब इसको दुख होगा कि भाई मुझे क्यों नहीं बनाया, आपने इसको बना दिया छोटी उम्र में ही, तो हम बड़े थे, हमें बना देते। तो इसलिए चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया। और कब किया, 1177 में ही कर दिया दोस्तों ये। अब ये तो इसने कैसे करके इसको दबा दिया, और इसको बाद में नागार्जुन को भागना पड़ा। इसने क्या काम किया कि इसने गुड़गांव का जो क्षेत्र था ना उस पर अधिकार कर लिया दोस्तों, उसके आसपास का और भी एरिया था उस पर अधिकार कर लेता है ये। लेकिन फिर ये जाता है, कदम्बास को भेजा इसने, अपने सेनाध्यक्ष को भेजा, और क्योंकि संरक्षिका इसकी कपूरी देवी थी, उन्होंने भेजा और नागार्जुन को भगा दिया। वो निकल लिया और वापस उस पर अधिकार कर लिया। तो ये जो पहला था, इसके ये अधिकार किया राजनीतिक जीवन में, पहला नागार्जुन का दमन किया। इसके बाद में भंडानक एक जाति थी दोस्तों, भंडानकों का दमन। भंडानक जाति का दमन, भंडानक जो जाति थी इसका भी दमन इसने किया था। और इसका जो दमन किया था दोस्तों 1182 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1182 में किया गया था। क्योंकि भंडानक जो है दोस्तों, अब एक चीज आप देखो कि जो पृथ्वीराज का जो साम्राज्य था ना, पृथ्वीराज चौहान जो था दिल्ली पर अधिकार कर लेते थे पहले, और उसका जो साम्राज्य था ऐसे था, और इधर ये यूपी आ जाता है, ये भरतपुर वाला एरिया कुछ भारत का जो आ जाता है, इस पे भारत का उसका किसका अधिकार था, पृथ्वीराज चौहान का। इधर जो है चंदेलों का शासन था, महोबा के जो चंदेल थे, और आगे जाके कन्नौज के शासक कौन थे, गढ़वाल, उसका शासन आ जाता है। यानी कि जो भंडानक थी ये जाति इधर आसपास हरियाणा का जो एरिया है, गुड़गांव थोड़ा सा और भी टच वाला एरिया, वहां पे निवास कर रही थी और उपद्रव कर रही थी। जब उपद्रव कर रही थी तो जिन्होंने इसको खदेड़ दिया, और ये निकल करके कहाँ गए, इस सीमा पर आ गए, इधर से खदेड़ के चंदेलों की। और यहाँ पर जब इस सीमा पर आ गए तो इन्होंने क्या किया कि दोनों की जब राज्यों की सीमाएं टकराती है तो विद्रोह और यहाँ फिर लड़ाई होना लाजमी है। तो फिर महोबा के चंदेलों के बीच में भी लड़ाई हुई थी, और जो फिर आला और उदल जो सेना नायक थे उसके शासक की परमर्दी देव जो था उसकी तरफ से लड़ाई की थी। तो वो महोबा के चंदेलों का शासन भी का दमन भी कब करता है, 1182 में करता है। तो पहले भंडारक जाति का दमन करता है 1182 ईस्वी में ही। और जब इनका दमन करता है, ये इधर से भाग जाते हैं, तो फिर आता है महोबा के चंदेल। महोबा के चंदेलों का दमन, जो महोबा के चंदेल थे उनका दमन हुआ। और कब हुआ उनका दमन महोबा के चंदेलों का, वो जो हुआ था वो भी 1182 ईस्वी में ही हुआ। और यहाँ का जो शासक था, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया इसने। किसको, चंदेल शासक परमर्दी देव को हराया। और जो परमर्दी देव की जो सेना नायक थे आला और उदल के किसी कारणवश रुष्ट होकर के निकल लिए थे दोस्तों। जब वो यहाँ से निकल लिए तो जब विदेशी का आक्रमण होता है अपनी मातृभूमि पे, तो उन्होंने कहा कि भाई अपने आपसी मन मुटाव तो ठीक है, अब चलते रहेंगे राजा से, क्योंकि उन्होंने इसको महोबा को छोड़ दिया था, त्रिपुरी के आसपास का जो एरिया था वो बाहर रहने लग गए थे आला और उदल।
लेकिन जैसे इसका शासन जो पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण होता है तो उन्होंने सोचा कि हमारे आपसी मनमुटाव तो चलते रहेंगे, लेकिन हमारी जो मातृभूमि वो सबसे पहले हैं। तो ये आला और उदल जो है सेना नायक आते हैं और इनसे काफी लड़ते हैं पृथ्वीराज चौहान से, आला व उदल। आल्हा भी आता है दोस्तों, इसमें आल्हा कह सकते हैं एक। आल्हा व उदल, ये जो सेना नायक थे किसके थे? ये परमर्दी देव के सेना नायक थे। सेना नायक है, सैनिकी कहेंगे। तो इन्होंने बहुत वीरता का प्रदर्शन किया और ये क्या क्या हुआ? वीर गति को प्राप्त हो गए। और महोबा पर किसका अधिकार हो गया? पृथ्वीराज चौहान ने इसको जीत लिया। तो चंदेल शासक, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि किस चंदेल शासक को पराजित किया था? चंदेल शासक परमर्दी देव को किसने पराजित कर दिया था? पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में। और जो आल्हा और उदल जो थे सेना नायक वो इसी के थे, किसके थे? परमर्दी देव के थे। अब तीसरा जो आता है दोस्तों 1182 में, ये तो हो ही गया। और इसके बाद में अब देखें अगर, तो जो चौहान थे इनका एक आक्रमण होता है चालुक्यों से भी। हालांकि चालुक्यों की इनकी माँ भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच में युद्ध होता रहता था। चौहान चालुक्य संघर्ष भी लगातार चल रहा था। तो उसी के परिणाम स्वरूप 1100 कह सकते हैं चौहान चालुक्य संघर्ष, चौहान चालुक्य संघर्ष। और ये कब होता है दोस्तों? ये मैं इसलिए लिखा रहा हूं दोस्तों कि कभी एग्जाम में इनका क्रम पूछ लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान के जो विजयों का क्रम पूछ रहता है, या पृथ्वीराज चौहान के समय की घटनाक्रमों, जो घटनाक्रम है उनका जो है अवरोही क्रम बताइए, क्रम क्या है। तो इस तरीका जो भी पूछ लिया जाता है तो उनको मैं बता रहा हूँ। और इनसे थोड़ा सा हमको इनके आइडिया भी लगता है राजनीतिक जीवन का भी, किस तरह की घटनाएं हो रही थी पृथ्वीराज चौहान में, वो सब भी। तो चौहान चालुक्य संघर्ष कब हुआ? ये हुआ था 1184 से 1187 ईस्वी तक चलता रहा था। तो चौहान चालुक्य संघर्ष। और यही था दोस्तों कि जब इस वक्त पृथ्वीराज चौहान ने जब इस पर आक्रमण किया था तो चालुक्यों ने, और चौहान जो थे चालुक्य इधर गुजरात में थे, अहिंद पाटन के गुजरात में, उन्होंने क्या किया? इसका साथ नहीं दिया। और इसका एक सेना नायक था पृथ्वीराज चौहान का, उसने मना कर दिया कि हाँ हमको क्या है कि इनका जो है वो नहीं चाहिए, साथ भी नहीं चाहिए। और उधर से भी चालुक्य भी नहीं चाहते थे, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को किसी बार जो राजपूत शासक थे उनका इतना सपोर्ट नहीं मिला, बड़े शासक का। तो इसलिए भी ये पराजित हुआ था त्रायन के युद्ध में। हालांकि अभी देखेंगे त्रायन का युद्ध भी आ जाएगा इसमें। अब 1184-87 तो चालुक्य चौहान संघर्ष तो आ जाता है। अब क्या हुआ कि जो गढ़वाल शासक था, मैंने बताया था इसकी जो सीमा थी वो मिलने लग गई थी यहाँ से, किधर से? इधर तो चंदेलों से, इधर कन्नौज। और कन्नौज में कौन था? जयचंद गढ़वाल था। ठीक है, कन्नौज में जो था जयचंद गढ़वाल था। अब जब सीमाएं मिलेगी तो क्या होगा? दबाव शुरू हो जाएगा, लड़ाई होना लाजमी है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश लड़ाई हो जाती है। अब हुआ क्या दोस्तों कि 1189 में चौहान चालुक्य संघर्ष होता है। चौहान नेवासी क्या? चौहान गढ़वाल, चौहान गढ़वाल संघर्ष ये होता है 1189 में। यहाँ की एक दिलचस्प कहानी है दोस्तों। यहाँ क्या हुआ था कि जयचंद चौहान और जो गढ़वाल जो थे, जयचंद गढ़वाल जो था और चौहान शासक जो पृथ्वीराज चौहान था, इसके बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? अलग अलग विद्वान अपने अलग अलग मत देते हैं। जैसे बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान भी दिल्ली पर आक्रमण करना चाहता था और जयचंद गढ़वाल पर भी दिल्ली पर अपना शासन स्थापित करना चाहता था, और पृथ्वीराज चौहान भी। तो दोनों की महत्वाकांक्षाओं के टकराव। तो कारण देखें इन दोनों के बीच में, कारण जो थे दोनों का महत्वाकांक्षी होना। दोस्तों महत्वाकांक्षी होने का मतलब था कि कोई भी शासक जो है ना,
ऐसे दिल्ली जैसे राज्य पर अधिकार करना चाहेगा जो कैपिटल थी, और सभी जो विदेशी भी थे वहां शासन करना चाह रहे थे, तो दोनों ही क्या चाहते थे, दिल्ली पर अधिकार करना चाहते, दोनों का महत्वाकांक्षी होना एक कारण था ये। दूसरा कारण एक और था, जो चंद्रप्रदाय जो थे पृथ्वीराज रासो, उसमें बताया गया है कि जो पृथ्वीराज तृतीय जो थे ना चौहान, इनका जयचंद गढ़वाल जो था उसकी पुत्री थी संयोगिता। उससे क्या हो गया, मतलब इन दोनों का प्रेम था आपस में। तो अब जयचंद गढ़वाल और जो पृथ्वीराज को ये पता, पृथ्वीराज का पता चलता है जब जयचंद गढ़वाल को, तो वो क्या करता है कि एक वो मतलब बहुत सारा इनको आमंत्रित करता है राजाओं को, और एक जो है उसका आयोजन करता है कि जो योग्य शासक होगा वो लेकर चल जाएगा। ठीक है, अब ये तो क्योंकि प्लान था, बेइज्जत करने का एक प्लान था, इसमें पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं गया, सब राजाओं को बुला लिया गया है ना। स्वयंवर जब हुआ था उसका संयोगिता का, उसमें और पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया, बाकी सब राजाओं को बुला दिया गया। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो गढ़वाल कन्नौज का जो दरवाजा था ना, मेन दरवाजा, उस पर जयचंद गढ़वाल जो पृथ्वीराज चौहान जो था, इसकी लोहे की मूर्ति बनाकर रख दी, लोहे की मूर्ति द्वारपाल पर रख दी, जो द्वार था उस पर रख दी, जय द्वारपाल यानी द्वारपाल के रूप में। तो अब क्या हुआ, सबसे दिलचस्प ये बात थी कि संयोगिता, पृथ्वीराज चौहान भी ये सोच रहा था कि देखते हैं कितना इसमें संयोगिता अगर असली आप मानती होगी अपनी बात को तो भाई नहीं करेगी। उस हिसाब से फिर इन्होंने क्या किया कि वो माला लेकर के चारों तरफ घूम ली, कोई इसको मिला नहीं कि पृथ्वीराज चौहान जैसा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो फिर उसने क्या हुआ, जो द्वारपाल जो था उस पर ही अपनी वरमाला उसने नजर पड़ी, तो द्वारपाल पृथ्वीराज चौहान की जो लोहे की मूर्ति थी उस पर उसने माला डाल दी। अब पृथ्वीराज चौहान को के पास किसी ने सूचना पहुंचाई कि भाई संयोगिता ने तो इतिहास रच दिया। कैसे? वो ऐसे कि आपकी जो मूर्ति लगी हुई थी द्वारपाल के रूप में आपकी बेइज्जती करने के लिए, उस पर इसने वरमाला डाल दी। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं भी बताता हूं। तो फिर वहां जब पहुंचता है, और वहां पहुंचने के बाद में ये उसको अपहरण करके लिया जाता। अब दोस्तों एक सबसे बड़ी बात एक और होती कि जो जयचंद गढ़वाल था ना, वो पृथ्वीराज चौहान से शक्तिशाली था, उसके बावजूद जयचंद संयोगिता को कैसे ले आता है। इसमें एक और कहानी ये है कि जब वो लेकर आ रहे थे घोड़े पे, तो उस घोड़े का जो चलाने वाली थी वो संयोगिता थी। और इसलिए क्योंकि अगर मान लो उसके सैनिक जो थे, चप्पे चप्पे पर सैनिक थे, आक्रमण करते तो संयोगिता को ही मारते, क्योंकि चलाने वाली भी वही थी। तो इसलिए जयचंद गढ़वाल को कहना पड़ा कि आप है ना ऐसा करो कि जो मेरी पुत्री जा रही है उसको छेड़ो मत, उसको जाने दो अगर जा रही है तो, लेकिन उसको रहने दो। तो फिर क्या हुआ, जब उसकी पुत्री, क्योंकि अपने घर का सिक्का कोटा हो जाता है तो फिर करीब भी कह सकता है आदमी, उसी तरीके से जब वो निकल गई, लेकर जा रही थी तो निकल गई वो भी। और उसके बाद में फिर जब उत्तरायण का प्रथम युद्ध होता है, सेकंड युद्ध होता है, उसमें भी जो है जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं करता। ऐसी स्टोरी है पृथ्वीराज रासो में, और जो है किसने लिखी थी, चंद्रप्रदाय ने लिखी थी दोस्तों। ये थी, तो कारण एक था संयोगिता का अपहरण, एक और कारण ये था संयोगिता का अपहरण। ये भी कारण था दोस्तों। और ये 1189 में इनके बीच में संघर्ष शुरू होता है। अब आता है मोहम्मद गौरी यानी कि तुर्कों का संघर्ष। मैंने इसके बारे में स्टोरी आपको बताई थी, क्या स्टोरी थी, कैसे जो काम चल रहा था इनका। अब अलग जो अपना बिंदु आता है वो है कौन सा था, पृथ्वीराज चौहान के राजनीतिक जीवन में तुर्कों से संघर्ष। तुर्कों में मोहम्मद गौरी आ जाएगा, क्योंकि मोहम्मद गौरी तुर्की था। इसमें तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, है ना। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। इसकी स्टोरी भी बताते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध, और ये हुआ था 1192 में, और इसमें मोहम्मद गौरी जीता था।
दोस्तों तुर्कों के साथ संघर्ष मोहम्मद गोरी का शुरू हो जाता है ना। वो होता है इससे पहले मोहम्मद गोरी और इसके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जीत नहीं पाता है। और एटलीस्ट 1191 ईस्वी में, क्योंकि मोहम्मद गोरी का जो बाप था गयासुद्दीन गोरी, एक तरीके से इसको कहा कि कहीं ना कुछ तो काम कर, और काम कि यहाँ पे बैठा हुआ है आराम से। तो इसने क्या किया कि मुल्तान पर आक्रमण करता है ये, ठीक है। मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद में ये करता है तबर हिंद, जो बठिंडा वाला, आजकल जो बठिंडा है ना पंजाब में, वहाँ पर आक्रमण करता है और उस पर अधिकार कर लिया तबर हिंद। और उस टाइम पे जो तबर हिंद जो था पृथ्वीराज चौहान के अंडर में था। तबर हिंद जो था, तबर हिंद वो पृथ्वीराज चौहान के अंडर में था। तबर हिंद, बठिंडा दुर्ग, यहाँ बठिंडा दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता है? मोहम्मद गोरी, है ना। जब ये इस पर अधिकार कर लेता है तो ये आगे और बढ़ता है, क्योंकि ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि मैं दिल्ली पर, हर कोई दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। तो ये क्या होता है, ये बठिंडा है, मान लो ये जो दिल्ली है, ये दिल्ली मानकर चलते हम, है ना। और यहां से ये यहां तक आ जाता है, ये बठिंडा पर अधिकार कर लिया और आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, ये आ जाता है त्राइन। कहां पर है? त्राइन जो है हरियाणा में है। और मोहम्मद गौरी भी, क्योंकि ये अजमेर था, और यहां से निकलता है ये, और ये भी यहां तक पहुंच जाता है। कहां रुक जाता है? त्राइन के मैदान में। दोनों त्राइन के मैदान में रुकते हैं। और त्राइन के मैदान में पहली जो लड़ाई होती है उसमें जो पृथ्वीराज चौहान है इसको बुरी तरीके से हरा देता है और मोहम्मद गौरी को निकल जाता है। लेकिन क्या करता है पृथ्वीराज चौहान कि इसको जाने देता है, इसका पीछा नहीं करता है, और इसको मतलब ये सोचता है कि ठीक है अब हार गया है, आएगा नहीं वापस। लेकिन सबसे पहले वो जो मोहम्मद गौरी क्या करता है, ये तो अपनी जो है मतलब इसमें भोगलास में डूब जाता है एक तरीके से, और या फिर कह सकता है डील दे देता है, इतना ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है ये बाद में। फिर देन इसके बाद में जो मोहम्मद गौरी था ना, ये प्लान में थे तैयार, क्योंकि इसको चाहिए था दिल्ली, कैसे भी चाहिए था। अब वो साम दाम दंड भेद या फिर कैसे भी करना था, जीतना था इसको। अब ये क्या करता है, ये अभी अपनी सेना को लगातार बढ़ाता रहता है, और इसने अपनी सेना लगभग 1,20,000 के लगभग कर ली दोस्तों। तब फिर ये 1192 का टाइम आता है। कब का टाइम आता है? 1192 में का टाइम आता है, और एक अपने राजदूत को भेजता है। किसके पास भेजता है? पृथ्वीराज चौहान के पास। जो इसका राजदूत है पृथ्वीराज चौहान के पास में भेजता है, और हमजा करके नाम है उसका, हमजा। और कहता है कि मोहम्मद गौरी का क्या कर ले, अधीनता स्वीकार कर ले। तो ये कहता है कि भाई पहले आपके हाथ पैर तोड़े वो तो ठीक है, दोबारा हाथ पैर तोड़वाने हैं क्या? तो वो निकल लिया। लेकिन अब क्योंकि मोहम्मद गौरी ने प्लान बनाया कि ये ऐसे आएगा नहीं, ऐसे समझेगा भी नहीं, तो इसने क्या किया कि दूसरा एक अपना राजदूत एक और भेजता ही है ना। और उसमें ये क्या कहता है कि हमारे जो इसका जो राजदूत आता है मोहम्मद गौरी का, वो कहता है कि जो शहंशाह है मोहम्मद गौरी, वो आपसे संधि करना चाहता है और मित्रवत संधि करना चाहता है कि मित्रवत संधि तो आप कर ही सकते हैं ना। तो फिर मोहम्मद इसने पृथ्वीराज चौहान ने कहा हाँ ये ठीक बात है, ऐसे मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज वैसे तो नहीं करूंगा। तो फिर क्योंकि इसको तो धोखे में रखा, और जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, यानी कि 4-5 बजे का जो टाइम रहता है ना, सुबह का 4-5 बजे का टाइम रहता है। इस वक्त भारत में क्या होता है, भारत में सुबह के लोग उठते हैं, कोई लौटा ढूंढता रहता है, कोई क्या ढूंढता रहता है, अब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। और इसने एक काम किया हुआ था कि इसने अपना जो है सेना की तरफ आग जलाई हुई थी, और कुछ सैनिकों को जो पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों की तरफ भेज दिया था, रात में पता नहीं चलने दिया। अब क्योंकि इसका प्लान था, और इसने एकदम से जो चित्राई हुई सेना थी इधर उधर अपने काम में, नित्य वर्त के काम में लिप्त थी, कर रही थी, उसी वक्त अटैक कर देता है और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। एटलीस्ट एक चीज देखने वाली है दोस्तों, यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान का जो क्या नाम, द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, चौहान, इसके घोड़े का नाम क्या था? इसके घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। ये नाट्यरंबा घोड़ा जो था ये नाचने लग जाता है मैदान में एक तरीके से, और ये मतलब पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे भी कहा जा सकता है कि इसके घोड़े की वजह से भी पृथ्वीराज चौहान जो है अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं कर पाया,
और ये घोड़ा उनसे मतलब कंट्रोल में नहीं होता है किसी न किसी कारणवश। नाट्यरंबा घोड़ा था, मैंने तो ये याद रखनी, पृथ्वीराज चौहान के प्रत्यायन के युद्ध में कौन सा घोड़ा था, नाट्यरंबा था, और इस वजह से इनको बिहारना पड़ता है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के ले जाता है ऐसा कहा जाता है, और पृथ्वीराज चौहान को वहाँ ले जाने के बाद में काबुल में ले जाता ही है, और इसके साथ में बदतमीजी भी करता है एक तरीके से। फिर चंद्रप्रदाय जी बताते हैं कि वहाँ इससे कहते हैं कि मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, तो अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। अब वहाँ पे इनको आंखें फोड़ दी जाती है, पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फोड़ दी जाती है, लेकिन चंद्रप्रदाय कहते हैं कि कोई बात नहीं, आंखें फोड़ दी गई, हमारे सम्राट में इतनी शक्ति है कि बिना आंखें देखे भी आपको वो क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। अभी भी चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज चौहान की जो समाधि है काबुल में है, अभी भी है। और ऐसा कहा जाता है कि जब उसने शब्द वेदी बाण चलाया था तो ये कहा था कि चेक करते हैं, किसने कहा था, मोहम्मद गौरी ने चेक करते कि हाँ देखा कितना शब्द वेदी बाण है तेरा, चला के तो देखते, तो इसके एक टोकरा लगा देते, ऐसी कोई कहानी है, और उस पर चलाने के लिए बाण है, मतलब इनसे कहा जाता है शब्द वेदी बाण में। फिर इसी वक्त चंद्रप्रदाय कहते हैं कि एक आती है इसमें कहानी कि अष्ट अंगुल, मतलब ये जो बैठा हुआ था ना उसके शासन के बारे में कहता है कि अष्ट अंगुल 24 गज, इस तरीके की एक वो है कहावत है, उसके बारे में बोला जाता है। और भाई इसको जल्दी से चौहान जो आवाज़ आ रही उसी पे टेक दे, और ये यहाँ पर ही बैठा हुआ था, उसके बाद में ये मोहम्मद गौरी को मार देता। ऐसी कहानियाँ है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, शायद ऐसा है भी या नहीं है, विद्वानों में मतभेद है। ये यहाँ तक था, और ये थी पृथ्वीराज चौहान की यहाँ तक की स्टोरी। इसके बाद में अजमेर के चौहान वंश को हमने ख़त्म कर दिया है दोस्तों। इसके आगे वाले सेशन में हम देखते हैं रणथंभौर का चौहान वंश, और रणथंभौर के चौहानों के बारे में हम देखें, अगर रणथंभौर के चौहानों की जो क्लास है वो अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों। अभी इसके बाद में उसकी अलग से क्लास लेकर देखते हैं, अभी इसके बाद में भी देख लेंगे। और अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे, थैंक यू।